Let us start to teach for the student of BHMS 4. Subject is practice of medicine and chapter is कार्डियोमायोपैथी। अब हम लोग BHMS 4 के लिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कार्डियोमायोपैथी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द definition of the disease. So, the definition of cardiomyopathy is explained as it is a disorder. It is a disorder usually of unknown origin of the heart muscles, myocardium. यह एक प्रकार का खराबी है हृदय का, जिसका ओरिजिन अब तक अननोन है, जिसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, when the heart is initially or solely involved, the condition are termed primary. जब हृदय शुरुआती स्टेज में हृदय में ये रोग आक्रमण करता है और हृदय को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को इन्वॉल्व करता है, तो इस परिस्थिति को प्राइमरी कहा गया है। बट व्हेन ए डिजीज इल्सवेयर इन्वॉल्व द हार्ट, लेकिन कार्डियोमायोपैथी के वजह से अगर हार्ट को इन्वॉल्व कर लिया है, द कंडीशन आर टर्म सेकेंडरी। तो इस कंडीशन को कहा गया है सेकेंडरी। नाउ let us know about the causes of the cardiomyopathy. Causes of the cardiomyopathy. कार्डियोमायोपैथी का कारण। प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कार्डियोमायोपैथी। पॉइंट 1 कंजस्टिव। कंजस्टिव में फेमिलियल, नॉन फेमिलियल। पॉइंट 2 हाइपरट्रॉफिक। फेमिलियल, नॉन फेमिलियल। पॉइंट 3 रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव में पॉइंट ए एमाइलॉइडोसिस। एमाइलॉइडोसिस, एंडियोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। और पॉइंट सी इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस। तो जरा सा हम लोग जानने का प्रयास करें कि व्हाट इज एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस मीन्स डिपॉजिट ऑफ एमाइलॉइड एमाइलॉइड एमाइलॉइडोसिस में डिपॉजिट ऑफ एमाइलॉइड, इंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टोसिस का मीनिंग हुआ डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस आब्रोज कनेक्टिव टिश्यू इन एन ऑर्गन्स। Development of excess fibrous connective tissue in an organs.
किसी एक अंग में फाइब्रोसिस का डेवलप करना, खास के कनेक्टिव टिश्यू में। पॉइंट सी, इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, कार्डियक रीजन में फाइब्रोसिस का डेवलपमेंट करना। ओके। पॉइंट बी, सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। पहले हमने जो पढ़ा वो है प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी, अब हम लोग जानने जा रहे हैं सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी में अल्कोहलिक, न्यूट्रिशनल, अल्कोहलिक हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा मेटाबॉलिक, कॉज बाय डिसऑर्डर ऑफ मेटाबोलाइजेशन। ये तो इसका कारण हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपोकलेमिया भी हो सकता है। हाइपोकलेमिया मतलब खून में पोटेशियम की कमी, खून में पोटेशियम की कमी। हाइपरकलेमिया, ग्लूकोजन स्टोरेज डिजीज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में खास तौर पर थियामिन और प्रोटीन के डिफिशियंसी होने के वजह से। अगला है हेमोक्रोमाटोसिस। हेमोक्रोमाटोसिस ये रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ये ब्रोंज्ड स्किन, सिरोसिस एंड सीवियर डायबिटीज कॉज्ड बाय द डिपॉजिट इन टिश्यू। ये हुआ हाइपोक्रोमाटोसिस। अगला है कोलाजन डिजीज। कोलाजन डिजीज में कौन सा डिजीज आता है? कोलाजन डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमाटोस, पोली आर्टेराइटिस, स्क्लेरोडोमा, डर्माटोमायोसाइटिस, है ना। अगला है पॉइंट 4 में न्यूरोमस्कुलर डिजीज। न्यूरोमस्कुलर डिजीज का मीनिंग हुआ कि नर्व और मसल से रिलेटेड डिजीज, जिसमें आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसी टर्म में आता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, फ्रेडरिच अटैक्सिया, रिपसम्स डिजीज, लिपोइडोसिस एंड म्यूको पॉलीसैकेराइडोसिस, हंटर हर्लर सिंड्रोम, फैब्रीज एंड म्यूको पॉलीसैकेराइड्स, फैब्रीज डिजीज। अगला है सैंडोज डिजीज। उसके आगे है टॉक्सिक, टॉक्सिक लाइक ड्रग्स, कॉज्ड बाय ड्रग्स, मोस्टली कॉज्ड बाय आर्सेनिक, इमेटिन, आइसोप्रोटेरेनोल, एनेस्थेटिक गैसेज। अगला है पॉइजनस एंड हेवी मेटल्स, पॉइजनस एंड हेवी मेटल्स। अगला है इन्फिल्ट्रेटिव ल्यूकेमिया, कार्सिनोमाटोसिस, सार्कोइडोसिस, सेनाइल कार्डियोमायोपैथी, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी। तो अभी हम लोगों ने इसके कॉज के बारे में जाना। पहला प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी के बारे में बात जाना और दूसरा सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी के बारे में जाना। अब जब हमारे क्लिनिक में ये पेशेंट आएगा, ये रोगी आएगा, तो व्हाट विल बी क्लिनिकल फीचर? क्लिनिकल फीचर क्या होगा? तो क्लिनिकली 3 टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। क्लिनिकली कार्डियोमायोपैथी को 3 प्रकार से देखा गया है। पहला है कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी,
पहला क्या है? कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप। ये मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है। द पेशेंट हैज ईडिमा, पेशेंट में ईडिमा पाया जाएगा, ब्रीथलेसनेस पाया जाएगा, इंजॉर्ड नेक वेन्स मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट मिलेगा, है ना। क्लिनिकल फीचर में कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी में ये मिलेगा। और जब उस रोगी का हम ईसीजी करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? शोज एविडेंस ऑफ वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, उसमें वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट ईसीजी में मिलेगा। देयर इज ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और धीरे 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 ये जो कार्डियोमायोपैथी है वो धीरे धीरे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट करता चला जाएगा। ये रहा कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब दूसरा है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी हाइपरट्रॉफिक, दिस इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ सच सीवियर थिकनिंग ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें थिकेनिंग यानी उसका मोटा होना, उसमें मोटापन बढ़ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, दैट ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल आकर्स, जिसकी वजह से आउटफ्लो में, ब्लड के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन बाधा उत्पन्न करता है। दिस प्रोड्यूसेस ए क्लिनिकल पिक्चर, ये प्रोड्यूस करता है क्लिनिकल पिक्चर सिमुलेटिंग ओर्टिक स्टेनोसिस, ओर्टा में स्टेनोसिस ये प्रोड्यूस करता है, जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के नाम से जाना जाता है। पॉइंट 3, तीसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव टाइप। रेस्ट्रिक्टिव टाइप सिमुलेटिंग कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन। पेरिकार्डाइटिस मीन्स inflammatory condition of the pericardium is called pericarditis. There are elevated venous pressure, है ना। venous pressure जो होगा वो elevated होगा। dilatation of neck veins, neck vein dilate होगा, dependent edema होगा, ascites डेवलप करेगा, ascites, जलोदर, enlarged tender liver, लिवर इनलाज करेगा, उसमें टेंडरनेस होगा, एंड प्रोग्रेसिव कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और प्रोग्रेसिव वे में हार्ट फेलियर के तरफ डिजीज चला जाएगा। अब कार्डियोमायोपैथी का मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? ये तो हमारा डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पर अभी हमारा डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने इसके डिफिनीशन को जाना, इसके कॉज को जाना। कॉज में मोस्टली प्राइमरी और सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी होता है। फिर हम लोगों ने इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जाना। क्लिनिकल फीचर्स में कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव टाइप, ये जाना। अब बीइंग ए डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, तो हमको इसके मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मैनेजमेंट क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड इज एंड एट अंडरलाइंग फैक्टर्स व्हिच आर हाईली वेरिएबल। ये पेशेंट जो हमको सिम्टम प्रोड्यूस करके दिखा रहा है, उसके हिसाब से एलोपैथिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बट मॉडर्न मेडिसिन वाले ने अभी तक इसके बारे में इतना ही खोजा है, इतना ही उसको जानकारी है, सो बोल रहा है कि इट हैज नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बट बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, एक होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। पेशेंट का डिजायर क्या है, पेशेंट का एवर्शन क्या है, ये डिजीज कब इमेल करता है,
कब एग्रावेट करता है, पेशेंट का मेंटल सिम्टम क्या है ना, ये सारे बातों पर गौर करते हुए अगर हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव करें तो वेरी वेरी पॉसिबिलिटी कि इस रोग को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि द मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली, द होम्योपैथी नॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट एज वी नो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक रोग का इलाज नहीं करता, रोगी का इलाज करता है। तो अगर अच्छी तरह रोगी पर अध्ययन करते हुए एज पर डायरेक्शन ऑफ आर्गेनन ऑफ मेडिसिन इन द लाइट ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड बाय डिंट ऑफ रिपर्टराइजेशन according to collection of the totality of the symptom, when we select a perfect remedy, we can treat the patient and the patient can be cured by homeopathically. क्योंकि एलोपैथिक वाले ने कहा कि ये कार्डियोमायोपैथिक का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, इसका एग्जैक्ट कॉज ऑफ ओरिजिन पता नहीं है, तो वहीं पर वो फेल कर जाते हैं। एलोपैथिकली एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिजीज का अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो फिर वो ट्रीटमेंट भी उनके पास नहीं होगा, जैसा कि देखा जा रहा है। लेकिन हम डिजीज नहीं देखते हैं, हम पेशेंट देखते हैं। हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के आधार पर पेशेंट का इलाज करते हैं, न कि डिजीज का इलाज करते हैं। तो इस आधार पर अगर हमारा सिलेक्शन आर्गेनन को आधार मानते हुए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के प्रकाश में और रिपार्टरी के दायरे में अगर एक बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाए जो सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर के सिद्धांत पर आधारित हो, तो वेरी वेरी होप दैट वी कैन ट्रीट द पेशेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी और इस पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली कार्डियोमायोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हमें रोगी के मियाज पर भी गौर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रूल आउट द मियाज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का मियाज क्या है इसको सर्च आउट करके निकाल लें और इसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट करें, जैसा कि मैंने पहले कहा, मटेरिया मेडिका के गाइडलाइंस में, आर्गेनन के गाइडलाइंस में, रिपार्टरी के दायरे में अगर एक हम बेस्ट मेडिसिन का सिलेक्शन करें तो वी कैन क्यूर द डिजीज कार्डियोमायोपैथी और वी कैन क्यूर द पेशेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी, है ना। क्योंकि मेरा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो रोगी का इलाज करता है, न कि रोग का इलाज करता है। Thanks. Okay. Rest in next class.